गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। सभी बच्चों को नमस्कार, सुप्रभात और वेलकम है। आप सभी को स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम स्पर्श और स्पर्श में पढ़ेंगे लीलाधर मंडलोई। लीलाधर मंडलोई का पाठ है तंतारा वामिरो कथा। ये एक आदिवासी कथा है अंडमान निकोबार की, जिसको माध्यम बना कर की है और क्या नाम से लीलाधर मंडलोई ने बड़ी अच्छी बात कही है। इसके राइटर है लीलाधर मंडलोई। तो कहानी पढ़ने से पूर्व हम थोड़ा लीलाधर मंडलोई के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कि उन्होंने क्या लिखा, किस तरह लिखा, कहाँ जन्म हुआ उनका और क्या क्या काम किया उन्होंने, कौन कौन सी किताबें लिखी, आदि आदि बातें है ना। तो लीलाधर जो मंडलोई है उनका जन्म 1954 है, 1954 को जन्माष्टमी थे उस दिन। जन्माष्टमी के दिन छिंदवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव गुड़ी में जन्मे लीलाधर मंडलोई की शिक्षा दीक्षा भोपाल और रायपुर में हुई। उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है और हायर एजुकेशन है, शिक्षा है, वो क्या नाम से भोपाल और रायपुर के अंदर की उन्होंने। छिंदवाड़ा रायपुर के अंदर उसमें पड़ता है, छत्तीसगढ़ के अंदर पड़ता है। और वहाँ छोटा सा गाँव था गुड़ी, उस गुड़ी गाँव में आपका जन्म हुआ। प्रसारण की उच्च शिक्षा के लिए 1987 में कॉमनवेल्थ रिलेशंस ट्रस्ट लंदन की ओर से आमंत्रित किए गए। अर्थात आपको लंदन की जो संस्था है कॉमनवेल्थ रिलेशंस ट्रस्ट, इन्होंने आपको आमंत्रित किया और इन दिनों प्रसार भारती दूरदर्शन में के महानिदेशक का कार्यभार संभाल रहे हैं। अभी तो नहीं संभाल रहे हैं, तो कोई और है, लेकिन वो आपने महानिदेशक जनरल डायरेक्टर ऑफ जनरल महानिदेशक जो होता है वो भी आपने काम किया है। किसका? प्रसार भारती का, जिसके अंदर में क्या नाम से आकाशवाणी, टेलीविजन वगैरह सभी आते हैं, तो ये काम भी उन्होंने किया। लीलाधर मंडलोई मूलतः कवि है, अर्थात कविताएं लिखते हैं, लेकिन दूसरी जो विधाएं भी आपने लिखी है, कहानी लिखी है, क्या नाम से और चीजें लिखी है, तो मूलतः कवि है। उनकी कविताओं में छत्तीसगढ़ अंचल की बोली की मिठास और वहाँ के जनजीवन का सजीव चित्रण है। छत्तीसगढ़ मतलब जो पहले मध्य प्रदेश का एक पार्ट था, लेकिन बाद में राज्य बना दिया गया, अलग से राज्य छत्तीसगढ़। तो वहाँ की जो बोली है, वहाँ की जो भाषा है, वो आपके अंदर मिलती है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि वहाँ की बोली की मिठास और वहाँ के जनजीवन का सजीव चित्रण, अर्थात वहाँ की जो परंपरा, वहाँ की रहन सहन, वहाँ का जो खान पान, वहाँ की जो भाषा वगैरह आपके जीवन में से ओतप्रोत है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों पर लिखा उनका गद्य अपने आप में एक समाज शास्त्रीय अध्ययन भी है। तथा अंडमान निकोबार जो है एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश है और वहाँ की जनजातियाँ हैं, जो ट्राइबल्स है, वहाँ के बारे में लिखा उन्होंने, वहाँ की जनजातियों का अध्ययन किया और अध्ययन करके वहाँ की जो चीज़ें निकाली उन्होंने, वो एक प्रकार से हमारे साहित्य के लिए और हम सबके लिए एक अच्छी चीज़ है। समाज शास्त्र अध्ययन भी है। उनका कवि मन ही वह स्रोत है जो उन्हें लोककथा, लोकगीत, यात्रा वृत्तांत, डायरी, मीडिया रिपोर्टाज, आलोचना लेखन की ओर प्रवृत्त करता है। अर्थात कहने का अर्थ है कि कविताएं लिखी उन्होंने, कविता के साथ साथ उन्होंने वहाँ की लोककथा जो है, या तंतारा वामिरो जो पाठ है वो भी लोककथा पर आधारित है, और लोकगीत है वहाँ के बारे में, यात्रा वृत्तांत जो वहाँ यात्रा की उन्होंने देखा, उन्होंने क्या क्या देखा, क्या क्या किया, क्या क्या निरीक्षण किया, क्या क्या जो वहाँ की क्या नाम से जनजातियाँ हैं उनके बारे में सोचा। डायरी, मीडिया रिपोर्टाज और आलोचना लेखन का की ओर प्रवृत्त करता है। अर्थात ये सारी चीज़ें उनके लेखन में देखी जा सकती है। अपने रचना कर्म के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित मंडलोई की प्रमुख कृतियां हैं, उनका नाम याद रखना। एक तो घर घर घूमा है, दूसरा है रात बिरात है, मगर एक आवाज, देखा अनदेखा और काला पानी। ये क्या नाम से उनकी रचनाएं हैं, कौन सी, एक बार फिर सुन लें। घर घर घूमा, रात बिरात, मगर एक आवाज, देखा अनदेखा और काला पानी, ये उन्होंने लिखी है।
पाठ प्रवेश, इस पाठ में क्या है वो थोड़ा आप देख लें कि जो ततारा वामिरो पाठ पढ़ेंगे उसमें कौन सी कहानी है और कहाँ से ली गई है और क्या क्या उसके अंदर मंडलो जी ने लिखा है आदि बात है। तो जो सभ्यता जितनी पुरानी है, अर्थात हमारे यहाँ तो हजारों हजारों साल पुरानी सभ्यताएं चल रही है, आदिवासी सब सभ्यता तो उनका कोई वही नहीं है, उसके बारे में उतनी ही ज़्यादा किस्से कहानियाँ भी सुनने को मिलती है। अर्थात जितनी पुरानी संस्कृति होती है, जितनी पुरानी सभ्यता होती है, उतनी ही पुरानी क्या नाम से उसकी किस्से कहानियाँ हमारे साहित्य में भरी पड़ी है। किससे जरूरी नहीं है कि सच उस रूप में घटित हुए हों, ये जो लिखा हुआ है ऐसा आवश्यक नहीं है। जिस रूप में हमें सुनने या पढ़ने को मिलते हैं, इतना जरूर है कि किस्सों में कोई न कोई संदेश या सीख निहित होती है। अर्थात जरूरी नहीं है कि वैसे की वैसी बात वहाँ पर आपके पढ़ रहे हैं वो लिखी हुई हो, लेकिन उनमें कोई सीख, कोई शिक्षा हमको जरूर मिलती है कि वास्तव में ये जो बात कही गई है और इससे ये शिक्षा हमको मिलती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तमाम तरह के किस्से मशहूर हैं। अर्थात जो अंडमान जो निकोबार है, वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ की जो कल्चर है, और उस कल्चर के अंदर, उस संस्कृति के अंदर तमाम तरह की कहानियाँ, तमाम तरह के किस्से, तमाम तरह की क्या नाम से बातें हमको मिलती है जो बहुत ही मशहूर है। इनमें से कुछ को लीलाधर मंडलों ने फिर से लिखा है। अर्थात उन बातों को, उन घटनाओं को वहाँ की कहानियों से लेकर के और लीलाधर मंडलों ने हमारे सामने रखी है, लिखा है उन्होंने। जो प्रस्तुत पाठ है इसका नाम है ततारा वामिरो कथा, इसका नाम है। इसी द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। अर्थात जो ततारा वामिरो है वहाँ का द्वीप है अंडमान निकोबार, उसी पर आधारित है। उक्त द्वीप में विद्वेष गहरी जड़ें जमा चुका था। विद्वेष होता लड़ाई झगड़े, क्या नाम से ईर्ष्या द्वेष, शादी नहीं होना, ये नहीं होना, इधर का उधर नहीं जाना है, आदि बातें थी। उस विद्वेष को जड़ मूल से उखाड़ने के लिए एक युगल मतलब एक जोड़ी है, एक पैर, किसका पैर, ततारा और वामिरो। ततारा तो क्या नाम से पुरुष था और वामिरो लड़की थी। तो उनको आत्म बलिदान देना पड़ा। उनकी प्रेम कथा इसमें पढ़ेंगे और किस प्रकार से उन्होंने अपने प्रेम किया और प्रेम करके अपना आत्म बलिदान दिया। तो उस आत्म बलिदान के पश्चात किस प्रकार से वहाँ के जो द्वीप है, उन द्वीपों के अंदर एकता, भाईचारा, सामंजस्य देखने को मिला। उसी युगल के बलिदान की कथा यहाँ बयान की गई है। अर्थात जो युगल है और उस युगल ने जो क्या नाम से बलिदान दिया, उस बलिदान की कथा हम देखने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है। बड़ा आनंद भी आता है, क्या नाम से बड़ा मनोरंजन भी है, और मनोरंजन के साथ साथ क्या नाम से इसमें एक शिक्षा भी मिलती है, सीख भी मिलती है, जिसको पढ़ेंगे हम। प्रेम सबको जोड़ता है। अर्थात प्रेम को जोड़ता ही है। वास्तव में जो घृणा ईर्ष्या है वो हमको तोड़ती है और घृणा दूरी बढ़ाती है, हमको एक दूसरे से अलग करती है। इससे भला कौन इनकार कर सकता है। अर्थात ये शाश्वत बात है, इसको सब जानते हैं कि क्या नाम से प्रेम भाईचारा बढ़ाता है, प्रेम सबको जोड़ता है, एकता लाता है और हमको जीने का कुछ वो अच्छा मार्ग दिखाता है। इसलिए जो समाज के लिए अपने प्रेम का, अपने जीवन तक का बलिदान करता है, समाज उसे न केवल याद रखता है बल्कि उसके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देता। अर्थात जिन लोगों ने ऐसा किया है, जिन लोगों ने क्या बलिदान त्याग समाज के काम आया है, तो समाज ने भी हम उनको हमेशा के लिए याद रखा है। आज जिनकी हम क्या नाम से जयंतियाँ मनाते हैं, जिनको क्या नाम पूजा करते हैं, उन सब लोगों ने समाज को कुछ दिया है, समाज को के लिए बलिदान दिया है अपने आप का, इसीलिए उनको याद रखते हैं। गलत काम करने वालों को कभी याद रखते नहीं है, अच्छे काम करने वालों को ही हम हमेशा याद रखते हैं। यही वजह है कि तत्कालीन समाज के सामने एक मिसाल कायम करने वाले इस युगल को आज भी उस द्वीप के निवासी गर्व और श्रद्धा के साथ याद करते हैं। अर्थात जो गर्व, जो क्या नाम से वह एक युगल है, एक जोड़ा है, तंतारा और वामिरो, उसको वहाँ के लोग आज भी याद करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी जयंती मनाते हैं, मेला लगता है, कार्यक्रम होते हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो समाज में
अच्छा काम करो, अच्छे से रहो, तो आपको समाज हमेशा याद रखेगा। और गलत काम करने वाले थोड़े दिनों में लोग भूल जाते हैं। तो इस कहानी को हम पढ़ेंगे। ये कहानी का पाठ प्रवेश है ततारा वामेरो प्रेम कथा कथा, अर्थात ये वहाँ की कहानी जो अंडमान निकोबार कैसे बना, द्वीप कैसे बना और 2 द्वीप कैसे हो गए, उनके अंदर की कहानी निकाल करके लीलाधर मंडोई लेके आए हैं। तो इसके कहानी को हम पढ़ेंगे। बड़ी अच्छी कहानी है, बड़ा मनोरंजनात्मक कहानी है, बड़ी ज्ञान की कहानी है, बड़ी शिक्षा हमको देती है और सीखने को मिलता है। और हमको मिलता है कि हमको अच्छे काम करना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, भाईचारे से रहना चाहिए। और क्या नाम से गलत चीज़ें, गलत बातों को कभी भी जीवन में या समाज में नहीं अपनाना चाहिए। ऐसी शिक्षा हमको इस पाठ से मिलती है। तो शुरू करते हैं ततारा वामेरो प्रेम कथा या ततारा वामेरो कथा। अंडमान अंडमान शुरू करते हैं कहानी को। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। अंडमान के पास में है, जो उसका क्या नाम से दक्षिण में है, और द्वीप समूह है, टापू है एक बना हुआ है जिसका नाम है लिटिल अंडमान, छोटा सा अंडमान है, वो उसी का पार्ट है। यह पोर्ट ब्लेयर वहाँ की राजधानी है, कैपिटल है, से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। अर्थात इसकी जो दूरी है वो वहाँ से 100 किलोमीटर के आसपास पड़ती है। अंडमान की जो दूरी है, क्या नाम, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की कैपिटल है, राजधानी है। अर्थात राजधानी से 100 किलोमीटर की दूरी पर यह बसा हुआ है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है। फिर वहां से जो निकोबार आता है उसका द्वीप आरंभ होती है वहां से, जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति का केंद्र है। अर्थात वहाँ के निकोबार के जो आदिवासी लोग हैं, आदिवासी जानते हैं आप, ट्राइबल्स इनको बोलते हैं, ट्राइबल्स हैं। तो ट्राइबल्स की जो अपनी संस्कृति को मानते हैं, आज भी मानते हैं, आज भी वो जिस रूप में उनकी संस्कृति थी, जिस रूप में उनका खान पान था, जिस रूप में उनका रहन सहन था, जिस रूप में उनका पहनावा था, जिस रूप में वो रहते हैं जीवन में, उनकी जो संस्कृति है, उनकी कल्चर है, उनके प्रोग्राम है, उनके कार्यक्रम है, उसी रूप में वह आज भी मनाते आ रहे हैं। इसलिए वो वहाँ का आदिम संस्कृति का केंद्र है। अर्थात आदिवासी जो संस्कृति है उसका सेंटर हो, एक प्रकार से सेंटर के रूप में हम देख सकते हैं। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से 90 किलोमीटर दूर है। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में दोनों द्वीप एक ही थे, अर्थात पूरा एक ही द्वीप बना हुआ था। लेकिन ये ततारा वामेरो जो बीच में आए और किस प्रकार से ततारा ने क्या नाम से जो दो वो किए, उसके बाद से अंडमान निकोबार लिटिल अंडमान अलग हो गए। इनके विभक्त होने की एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है। अर्थात ये अलग विभक्त अलग कैसे हुए, अलग होने के पीछे क्या कारण रहा है इनका, तो उसकी कथा जो वहाँ आके लोग आज भी दोहराते हैं, आज भी मनाते हैं, आज भी याद करते हैं, आज भी क्या नाम से ततारा वामेरो को के बारे में याद किया जाता है। सदियों सैकड़ों वर्ष पहले की बात है, जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे। लिटिल अंडमान और कार निकोबार एक ही द्वीप समूह था, जो अभी 2 द्वीप समूह है। अंडमान अलग है और लिटिल अंडमान अलग है। वो पहले एक ही द्वीप था, है ना, तो जुड़े हुए थे। तब वहाँ एक सुंदर सा गांव था, उसमें एक बड़ा अच्छा प्यारा सा गांव था। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था। अर्थात उसी गांव के अंदर एक सुंदर सा, अच्छा सा, प्यारा सा एक युवक रहा करता था। उसका नाम था ततारा। था उस गांव में एक युवक था और वो बड़ा सुंदर था, बड़ा प्यारा था, और उसका नाम था तंतारा। ततारा याद रखना है, ततारा। निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। अर्थात निकोबार की जो लोग हैं उसको बहुत चाहते थे, उससे प्रेम करते थे। ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था। अर्थात नेक भला इंसान था और क्या नाम से मददगार। जिसने भी उसको याद किया, जिसने भी उसको पुकारा, वो वहाँ जाता और उनकी मदद करता था। मतलब सबको सहयोग करता था। जिसको कोई दुख में है, कोई पीड़ा में है, और किसी ने भी उसको याद किया, उसने सुनी बात, वो वहाँ गया और क्या नाम से
उनका सहयोग वो किया करता था। सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता, अर्थात जो भी उसको पुकारते, जो भी उसको याद करते तो वो वहाँ जाता और उनकी सहायता करता था, तत्पर रहता, तैयार रहता, कभी मना नहीं करता। कभी कोई भी काम हो, कैसा भी काम हो, किसी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में, हर स्थिति में वो उनके पास जाता और जाकर के उनके काम को देखता था। अपने गांव वालों की नहीं, अर्थात ऐसा नहीं कि मेरे गांव वाले हैं मुझे पुकार रहे हैं तो मैं उनका ही काम करूं, उनकी क्या नाम मदद करके आऊँ, ऐसा नहीं है। वो क्या नाम से दूसरे गांव के जो लोग हैं वो भी अगर उनको किसी परिस्थिति में याद करते, बुलाते, तो वो उनके पास जाता और उनके काम को में मदद करता था। अपितु समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था, अर्थात अपने गांव की नहीं, पूरा जो द्वीप है उनका, जो पूरा द्वीप में जो भी जहाँ भी लोग उसको याद करते, उसको बुलाते, उसको मदद चाहते, वो वहाँ जाता, पहुँचता और क्या नाम से मदद करके आता, वो सहयोग करके आता था। तो ऐसा नहीं था कि केवल अपने गाँव के लोगों की ही मदद करता हो, ऐसा नहीं था, पूरे द्वीप की ये लोगों के को सहयोग करता था। उसके इस त्याग की वजह से वो चर्चित था, इसकी इसी भावना के कारण वो फेमस था। होता ही है कि कोई आदमी होता है जो काम करता है तो उसको सब जानते हैं और चर्चित होता है, फेमस होता है, नेतृत्व देता हुआ उसको अपना नेता मानते हैं या अच्छा व्यक्ति उसको समझते हैं लोग, तो इसलिए वो चर्चित था। सभी उसका आदर करते थे, जब वो जाता, बुलाते लोग उसको और उनकी मदद करके आता, तो सभी लोग क्या नाम से उसका आदर करते, सम्मान करते, उसको बड़े प्यार से अपने यहाँ बुलाते, बड़ा सम्मान देते, आदर देते उसको। वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते और वो भागा भागा वहाँ पहुँच जाता। जब भी किसी भी वक्त में कोई ज़रूरत पड़ गई, किसी को परिस्थिति है, किसी को मजबूरी है, किसी को कोई बात है और उसने याद किया, तो वो दौड़ा दौड़ा वहाँ जाता और जा कर के उनकी क्या नाम से सहयोग करता, उनकी जो भी बात है, जो भी परिस्थिति है उनकी, उस परिस्थिति में अपना हाथ बटाता। दूसरे गांव में भी पर्व त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता, अर्थात उसी गांव के नहीं बल्कि दूसरे गांव के लोग भी, जो भी अपने यहाँ पर मेला लगता है, कोई पर्व होता है, कोई समारोह होता है, और उस समारोह में उसको आतिथ्य देते, उसको क्या नाम से अतिथि बनाते हैं और वो वहाँ पर उसको आमंत्रित करते, वो जाता और उसमें शामिल होता। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, अर्थात व्यक्तित्व जो था उसका, उसकी जो वो था क्या नाम से आकर्षित था। साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग अपने करीब रहना चाहते थे, अर्थात उसका स्वभाव बड़ा आत्मीय था, सबको प्रेम से देखता, सबको बराबर का सम्मान देता है और सबसे प्यार से हंसी खुशी के साथ मिलता। तो सब लोग थे उसको अपना चाहते, सबके दिलों में बैठा हुआ था वो, साथ ही आत्मीय स्वभाव होता था, स्वभाव था उसका आत्मीय, अच्छा स्वभाव था, आत्मा से जुड़ा हुआ स्वभाव था उसका, उसके करीब रहना चाहते थे, अर्थात उसके पास रहना चाहते थे। पारंपरिक पोशाक के साथ वह अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रखता था, अर्थात पारंपरिक जो क्या नाम से उनकी आदिवासियों की जो पोशाक है, आदिवासियों की जो वस्त्र है, वो तो पहनता ही हमेशा, और लेकिन पहनने के साथ साथ एक तलवार भी थी उसके, जो हमेशा उसके बगल में दबी रखती। वो तलवार लकड़ी की तलवार थी, हालांकि उसको देखा नहीं किसी ने, निकाला भी नहीं उसने, है, लेकिन कहते हैं कि वो बड़ी देवीय शक्ति थी उसके अंदर, बड़ी चमत्कारिक शक्ति थी उसके अंदर, मान लेता था। लोगों का मत था, लोगों का विचार था कि बावजूद लकड़ी की होने पर उस तलवार में अद्भुत देवी शक्ति थी, हालांकि वो जो तलवार थी वो लकड़ी की तलवार थी, लकड़ी की तलवार तो कोई खास होती नहीं है, लेकिन कहते हैं कि उसके अंदर बड़ी चमत्कारिक शक्ति थी, देवी शक्ति थी उस तलवार के अंदर, हालांकि कभी उसका चमत्कार लोगों ने देखा नहीं था। तातारा अपनी तलवार को कभी अलग न होने देता, अर्थात वो हमेशा अपने बगल में दबाए रखता और उस तलवार को कभी किसी को बताया नहीं उसने, कभी उसके किसी के सामने प्रयोग किया नहीं उसका, कभी उसका इस्तेमाल किया नहीं उसने, हमेशा अपने पास दबा करके रखता था। उसका दूसरों के सामने उपयोग नहीं करता था, अर्थात कभी भी उसने दूसरे व्यक्ति है जो उनके सामने उसका प्रयोग नहीं किया, हमेशा दबा के रखता था। किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग बाग तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे, लेकिन जो भी
अच्छा काम करता था। जो आज सामान्य आदमी है, उन सामान्य आदमियों से हट करके और अपनी शक्ति को लगाता काम में, तो मानते लोग कि वास्तव में उसकी जो तलवार है उसमें कोई देवी शक्ति है, उसमें कोई चमत्कार है, कोई चमत्कारी तलवार है, तो अद्भुत शक्ति है उसके अंदर, ऐसा लोगों का मानना था। ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी, तो ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य मानी गई, है ना। अब क्या होता है आगे, एक शाम ततारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने निकला। कि शाम का वक्त था और शाम के वक्त क्या नाम से वो टहलने घूमने निकला, और कहाँ गया, समुद्र के किनारे। सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को था, अर्थात जो सूर्य है वो भी क्या नाम से समुद्र के पार डूबने को, अस्त होने को जा रहा था। समुद्र से ठंडी बयारें आ रही थी, अर्थात समुद्र जो है वहाँ क्या नाम से शीतल ठंडक हो गई थी, शाम हो गई थी, और शाम के कारण क्या नाम से ठंडी ठंडी हवा वहाँ पर चल रही थी। बयार मतलब होती है हवा आ रही थी। पक्षियों की सायकालीन चहचहाटे शनै शनै क्षीण होने को थी, अर्थात पक्षी भी अपने अपने परिंदों में अपने अपने घोंसलों में जा रहे थे, तो उनका जो कलरव हुआ, उनकी जो आवाज़ है वो भी, चहचहाटें जो भी है वो धीरे धीरे शनै शनै के आराम से क्षीण कम होती जा रही थी। उसका मन शांत था, और उधर ततारा का जो मन है वो भी काफ़ी मौन था, काफ़ी शांत था। विचार मग्न ततारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा, अर्थात जो समुद्र की पर के आराम से जो सूर्य की जो किरणें हैं वो समुद्र पर पड़ रही थी, उन समुद्र पर पड़ती हुई किरणों को वो देखने लगा। वहाँ बालू पे बैठ गया, रेत पे बैठ गया, और रेत पे बैठ कर क्या नाम से इस प्रकार से वो देखने लगा। तभी कहीं पास से उसे मधुर गीत सुनाई दिया। जब बैठा हुआ था उसको पता नहीं था कि कोई वहाँ आ जाएगा, लेकिन जब बैठा हुआ था तो उसको एक गाना सुनाई दिया, एक गीत सुनाई दिया, मधुर आवाज में गूंजता हुआ जो गीत है उसकी ओर उसको सुनाई दिया। गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो, ऐसा लग रहा जैसे गीत कोई उसकी तरफ ही आ रहा हो। एक तो गीत जाता है, कोई दूर सुनाई देता है, लेकिन वो गीत जो उसके नज़दीक, उसके पास में ही उसको सुनाई दे रहा था। बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई देता था, और बीच बीच में जो लहरें चल रही थी और लहरों का जो संगीत है वो भी वहाँ पर आ रहा था। तो लहरों का संगीत और गाने का आवाज़ बड़ा अच्छा मधुर संगीत बन गया था। गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी शुद्ध खोने लगा, अर्थात इतना मधुर, इतना रसीला, इतना मीठा गीत था वो कि वो अपना चेतना खो गई, उसकी है अपने शुद्ध उसने खो दी। लहरों के एक प्रबल वेग ने उसकी तंद्रा भंग की। अब ऐसे ही लहरें चल रही थी, और लहरों पे क्या नाम से जब उसके ऊपर एक लहर आई तो उसकी तंद्रा होती है अचेतनावस्था, जिसमें आदमी न सो पाता है न जाग पाता है, उसका ध्यान कहीं और रहता है। तो तंद्रा है, जैसे कोई मान लो पानी आया, छींटा आया या कोई लहर आई, तो लहर से उसकी तंद्रा भंग हो गई, उसकी चेतना गायब हो गई। चेतन, हाँ चेतना मतलब आ गई उसके अंदर। चैतन्य होते वह उधर बढ़ने को विवश हो उठा, जिससे चेतना आई उसके अंदर, चैतन्य हुआ तो उधर बढ़ा। किधर बढ़ा? जिधर से अब भी गीत के स्वर बह रहे थे, अर्थात जहाँ से गीत सुनाई दे रहा था, जिधर से गीत आ रहे थे उधर वो क्या नाम से जाने लगा। वह विकल सा उस तरफ बढ़ गया, अर्थात व्याकुल होकर के, और व्याकुलता के साथ उस गीत की ओर जाने लगा। अंततः उसकी नजर एक युवती पर पड़ी जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध एकजुट समुद्र को की देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी। एक श्रृंगार गीत था, अर्थात जो गया देखा कि एक सुंदर सी लड़की उस गीत को गा रही है, और क्या नाम से जो शाम के वक्त है, और उस शाम के वक्त समुद्र के सौंदर्य को देखते हुए और एक टक समुद्र की देह पर डूबते हुए आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही है। और वो कौन सा गीत था? श्रृंगार का गीत था, प्रेम का गीत था, वो प्रेम गीत गा रही है। उसको पता नहीं कि मुझे कोई देख रहा है आसपास, मुझे कोई निहार रहा है, ऐसा उसको कोई भान नहीं था। वो अपनी मस्ती में समुद्र को देखते हुए अपना गीत गाए जा रही थी। उसे ज्ञात ही न हो सका कि कोई अजनबी युवक उसे निशब्द ताके जा रहा है, अर्थात उसको ये ध्यान नहीं था कि कोई अजनबी
कोई युवक उसको देख रहा है, उसको ताक रहा है, उसकी ओर निहार रहा है, ये सब बिल्कुल भी उसको भान नहीं था, बिल्कुल भी उसको ध्यान नहीं था। एक ऊंची लहर उठी और उसे भिगो गई है, और समुद्र की लहरें आ रही थी, जा रही थी है। उसी दरमियान एक बड़ी सी लहर उस पर आई और आकर के उसको भिगो गई है। वह हड़बड़ाहट में गाना भूल गई। जैसे एक लहर उसके ऊपर आई तो उस हड़बड़ाहट के अंदर वो अपने जो गीत गा रही थी उस गाने को भूल गई है। इसके पहले कि वो सामान्य हो पाती है, उसको चेतना हो पाती या वापस संभल पाती, उसने अपने कानों में गूंजती गंभीर आकर्षक आवाज़ सुनी है। तो किसी ने उसको आवाज़ दी, किसी ने उसको बोला है, कोई आवाज़ उसके कानों में पहुंची। क्या आवाज़ थी वो? वह आवाज़ थी, तुमने एक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया। अर्थात तुम इतना मधुरा और क्या नाम से एक मधुर और एक रसीला, एक सुंदर और एक मीठा गीत गा रही थी, उस गाने को तुमने क्यों छोड़ दिया। गाओ ना, है उस गीत को आप आगे गा करके सुनाओ ना। ततारा ने विनम्रता पूर्वक कहा। अर्थात ततारा जो उसको देख रहा था, ततारा वहाँ आसपास खड़ा था, उसको ध्यान नहीं था, लेकिन ततारा उसके पास गया और जब उसने गाना बंद किया तो उसके लिए बोला कि तुमने एक इतना मधुर गाना अधूरा आधा ही क्यों छोड़ दिया, उसको पूरा करो ना। उसने बड़ी विनम्रता के साथ, बड़ी विनय के साथ, बड़ी सावधानी के साथ उससे कहा। अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वह विस्मित हुई। अर्थात जैसे उसने एक सुंदर और अच्छा सा एक लड़का देखा, युवक देखा, तो उसको देख कर के वह आश्चर्य में पड़ गई। ये कौन है, ये मेरे गाने को सुन रहा था, और उसको देख कर के वो विस्मित हो गई। उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ। अर्थात उसके भीतर, उसके अंदर, उसके हृदय के अंदर कोमल भावना पैदा हुई। किंतु अपने को संयत कर उसने बेरुखी के साथ जवाब दिया। वो जानती थी कि दूसरे गांव के युवक से बात करना उनकी परंपरा, उनके नियमों के खिलाफ है, विरुद्ध है। तो अपने आप को संयत, सावधान करते हुए, अपने आप को सचेत करते हुए और बड़ी बेरुखी के साथ उसने क्या नाम से उसको जवाब दिया। क्या जवाब दिया? पहले बताओ तुम कौन हो। अर्थात आप मुझे पहले बताइए कि आप कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, मुझे कैसे जानते हो, यहाँ क्यों आए हो। इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत प्रश्न का कारण, इस प्रकार से तुम जो प्रश्न पूछ रहे हो मेरे गाने के बारे में, तुमने क्यों गाना रोक दिया, ये असंगत प्रश्न है। इसका पीछे क्या कारण है, इसको क्यों पूछ रहे हो तुम। ऐसा प्रश्न उसने उस युवक से, एक ततारा से, लपाती ने किया। अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं हूँ। अर्थात मैं केवल मेरे गांव के लोगों को ही उनकी बात का जवाब देती हूँ, अन्य गांव के लोगों को मैं इस प्रकार से जवाब नहीं दे पाती। इस बात को तुम भी अच्छी तरह जानते हो। अर्थात वहाँ पर नियम था कि एक गांव की औरतें, लड़कियां जो भी है, दूसरे गांव के लड़कों से प्रेम नहीं करेगी, शादी नहीं करेगी, बात नहीं करेगी, जीत नहीं करेगी। अर्थात ये कानून, नियम वहाँ बंधा हुआ था। तो इस नियम को तुम भी जानते हो, अच्छी तरह जानते हो, और जानने के उपरांत भी तुम मुझसे ये बात कर रहे हो, ये प्रश्न पूछ रहे हो, ये गलत है। ततारा मानो सुध बुध खोए हुए था। अर्थात ततारा तो अपनी होश को, अपने सुध को, अपने वो चेतना को गायब थी उसकी, है ना। जवाब देने के उस स्थान पर उसने पुनः अपना प्रश्न दोहराया। अर्थात उसने जवाब तो नहीं दिया, और जवाब तो उसने क्या बोला, कुछ सुना नहीं सुना, लेकिन उसने वापस अपने जहन में जो प्रश्न था वही दोहराया। क्या दोहराया? कि तुमने गाना क्यों रोक दिया। अर्थात तुमने बीच में गाने को अधूरा क्यों छोड़ दिया, क्यों रोक दिया। गाओ, उस गाओ को, गीत को गाओ और मुझे सुनाओ। गीत बहुत अच्छा था, गीत पूरा करो। अर्थात जो गीत तुमने गाया है, जो गीत तुमने सुनाया है, जो गीत तुम गा रही थी, बहुत ही रमणीक, बहुत ही सुंदर था, और उस गीत को क्यों रोका, उसको गाओ, उसको पूरा करो। सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है। अर्थात तुमने क्या नाम से बहुत ही सुरीला, बहुत ही मधुर, बहुत ही मीठा, बहुत ही मधुर क्या नाम से कंठ गला पाया है, जिसमें इतनी मधुर आवाज में तुम गीत गा रही हो। ये तो मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ। अर्थात युवती ने कहा, क्या कहा
ये जो प्रश्न जो सवाल मैं तुमसे कर रही हूँ उसका उत्तर तुमने मुझे दिया नहीं, अर्थात ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है, जवाब नहीं है। सच बताओ तुम कौन हो? लपाती गांव में तुम्हें कभी देखा नहीं है, अर्थात इस गांव में, लपाती गांव के अंदर तुम्हें कभी मैंने देखा नहीं है। तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? क्या तुम्हारा नाम है? सच बताओ मुझे। ततारा मानो सम्मोहित था। ततारा केवल उसी लड़की को देखे जा रहा था और उसका जो क्या नाम से आंखें हैं उसके चेहरे पर थी। उसके कानों में युवती की आवाज़ ठीक से पहुंच नहीं सकी। अतः लड़की ने क्या कहा, क्या नहीं कहा, कौन सा प्रश्न किया, इस प्रश्न का जवाब, इस प्रश्न का जो इस सवाल को उसने सुना या नहीं सुना, उसने वो पहुंच नहीं सका, मतलब ना। उसने पुनः विनय किया था, पुनः उससे विनम्रता के साथ कहा कि तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ न, अर्थात तुमने बीच में गाने को क्यों रोका? उस गाने को पूरा करो ना, उसको गाओ ना, है। इतने में युवती झुंझला उठी, मैं प्रश्न पूछ रही हूँ उसका जवाब तुम दे नहीं रहे हो और बार बार एक ही प्रश्न पूछ रहे हो, तुम गाओ ना, गाओ ना, गाओ ना, है। तो वह कुछ और सोचने लगी, अर्थात ऐसा झुंझला करके और कुछ सोचा उसने। अंततः उसने निश्चयपूर्वक एक बार पुनः लगभग विरोध करते हुए खड़े स्वर में कहा, अर्थात उसकी बात का जवाब विरोध करते हुए और बड़े ही कड़े शब्दों में उससे कहा, ततारा को कहा कि धीरता की भी हद है। मैं बार बार तुमसे प्रश्न पूछे जा रही हूँ, प्रश्न कर रही हूँ, लेकिन तुम किसी प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे हो, किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हो, एक ही प्रश्न करते हो, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाना गाओ ना, गाओ ना, गाओ ना। ऐसे उसने कड़े शब्दों में कहा। मैं जब से प्रश्न पूछ रही हूँ और तुम बस एक ही राग अलाप रहे हो। मैं बार बार तुमसे प्रश्न पूछ रही हूँ कि तुम कौन हो, कहाँ के हो, तुमको लपाती में पहले देखा नहीं है, उसका जवाब तुम दे नहीं रहे हो और एक ही राग अलाप रहे हो, एक ही बात कर रहे हो कि गीत गाओ ना, गीत गाओ ना, गीत गाओ ना, गीत गाओ ना, गीत गाओ, गीत गाओ, है। आखिर क्यों? तुम चाहते क्या हो, है? कौन सा गीत गाऊं, क्यों गाऊं, है? क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम? अर्थात जो गांव के, हमारे गांव के बीच में जो नियम है कि एक लड़का, एक लड़की, एक पुरुष दूसरे पुरुष से आपस में कोई संबंध नहीं रखेगा, कोई प्यार नहीं करेगा, कोई मोहब्बत नहीं करेगा, न शादी होगी, न संबंध होगी, न बातचीत होगी। उसके बावजूद भी तुम समझते हो, जानते हुए मेरे से बार बार ये प्रश्न कर रहे हो। क्या तुमको ये पता नहीं है? इतना बोलकर वह जाने के लिए तेजी से मुड़ी। ऐसा कह करके वो अपने घर की ओर जाने के लिए वापस तैयार हो गई। ततारा को मानो कुछ होश आया। ततारा ने समझा कि ये मेरी बात को सुन नहीं रही है, मेरी बात को या इसकी बात को मैं सुन नहीं रहा हूँ, इसलिए वो जा रही है। तो ततारा भी उसके पीछे दौड़ा, वो जाने लगी घर की ओर। ततारा भी उसके पीछे गया और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने जो गलती की है कि मेरे से तुम जो कह रही हो सुनाई नहीं दे रहा है, वो क्या गलती है? वह उसके सामने रास्ता रोककर मानो लड़ने लगा, अर्थात उसके सामने खड़ा हो गया हो और खड़ा होकर के क्या नाम से बता रहा था कि मुझसे गलती हुई है, तुमने गीत क्यों रोका, गीत गाओ, गीत गाओ। बार बार वो विनती करने लगा, बार बार विनय करने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई है, मुझे क्षमा कर दो, है। जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ, अर्थात पहली बार मैंने इतनी सुंदर गाना सुना है, मधुर गाना सुना है और इतनी सुंदर लड़की देखी है, उसको देख करके मैं विचलित हो गया हूँ। तुम्हें देख कर मेरी चेतना लुप्त हो गई है, अर्थात आपको देख करके, तुम्हें देख करके मेरी जो चेतना है मेरे होश वास से वो लुप्त हो गए हैं। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, अर्थात मैं तुमको तुम्हारे रास्ते से दूर हो जाऊँगा, रास्ता से हट जाऊँगा। बस अपना नाम बता दो कि आपका नाम क्या है, वो नाम मुझे बता दीजिए, उसके बाद मैं चला जाऊँगा। ततारा ने विवशता में आग्रह किया, अर्थात विवश होकर के उससे आग्रह किया, उससे विनय किया, निवेदन किया उससे कि आप अपना नाम मुझे बता दें। उसकी आंखें युवती के चेहरे पर केंद्रित थी, अर्थात जो ततारा है उसकी आंखें क्या नाम से, ततारा युवती है वामिरो, उसके चेहरे पर थी। उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी, अर्थात वो कोई झूठ मूठ या कोई दिखावटी नहीं कह रहा था। वास्तविकता में उसके चेहरे पर सच्ची विनम्रता थी और वो कह रहा था कि अपना नाम बता दो मुझे।
वामीरो। लड़की ने क्या बोला? वामीरो। अर्थात उसने क्या नाम से धीरे से जोर बताया रुक के कि मेरा नाम वामीरो है। एक रस घोलती आवाज उसके कानों में पहुंची। इस प्रकार से एक रस भरी आवाज ततारा के कानों में पहुंची, वामीरो। वामीरो, वामीरो। वाह कितना सुंदर नाम है, बहुत ही सुंदर नाम है आपका है। उसने जैसे कहा नहीं क्या नाम है आपका? वामीरो। तो वाह कितना सुंदर नाम है, बहुत ही अच्छा नाम है आपका। कल भी आओगी ना यहाँ, अर्थात आज आई इस प्रकार से कल भी यहाँ आओगे ना। ततारा ने याचना भरे स्वर में कहा, बड़ी विनम्रता के साथ उससे कहा कि कल भी आप आओगी ना इधर। नहीं, शायद कभी नहीं, अर्थात मैं नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी, शायद कभी नहीं आऊंगी। वामीरो ने अन्य मनस्ता पूर्वक कहा, अर्थात मन में तो कुछ था लेकिन उसने बड़े निराश के भाव बड़े उदासी के बाद कहा कि मैं शायद नहीं आ पाऊंगी, और झटके से लपाती की तरफ बेवसूसी दौड़ पड़ी है। तुरंत क्या नाम से उसका गांव है लपाती, इसकी ओर जल्दी दौड़ पड़ी। पीछे ततारा के वाक्य गूंज रहे थे। ततारा क्या जो सुना उसने, उसका नाम वामीरो, मेरा नाम ततारा है। अर्थात वामीरो सुनो, मेरा नाम ततारा है। कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूंगा, कल मैं आऊंगा और आकर के इसी चट्टान पर बैठा हुआ तुमको मिलूंगा, तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा, तुम्हारी बाट जोऊंगा, तुम्हारा इंतजार करूंगा, जरूर आना तुम कल इसी वक्त इसी किनारे पर जरूर आना। इस प्रकार से क्या नाम से ततारा वामीरो को कहने लगा। लेकिन वामीरो थी कि रुकी नहीं, भागती चली गई, भागती चली गई, और ततारा उसे जाते हुए निहारता रहा। ततारा क्या नाम से उसको पीछे से देखता रहा। वामीरो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी। अर्थात ततारा के दिमाग में वामीरो बैठ गया, दिल में और दिमाग में, हृदय में, और वह उसको देख करके उसके क्या नाम से जो हृदय में वो ततारा निकल नहीं रहा था, तो उसको बेचैनी सी महसूस हो रही थी। उसके भीतर ततारा से मुक्त होने की एक झूठी छटपटाहट थी कि वो ततारा उसके जीवन से कैसे निकले, कैसे जाए। इस प्रकार की एक झूठी जैसे भी छटपटाहट थी। वो जानती थी कि एक दूसरे गांव के लोगों से शादी नहीं हो पाती, प्रेम कर नहीं सकते, इसलिए ये करना बेकार है। एक झल्लाहट में उसने दरवाज़ा बंद किया है, कमरे के अंदर गई और कमरे के अंदर जाकर के अपना दरवाजे से अपने कमरे का दरवाज़ा उसने बंद किया और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयत्न किया। अर्थात अपना जो मन है उसको घुमाया उसने, है ततारा से निकाला, ततारा के चेहरे से निकाल करके कहीं और दूसरी दिशा में लगाया, लेकिन वो निकल नहीं पाया है। बार बार ततारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तेड़ जाता है। जो ततारा ने उसकी याचना की, कल भी आओगे ना, कल मैं भी आऊँगा, कल यहीं मिलेंगे, इस प्रकार से जो उसका चेहरा, उसकी शक्ल है, वह क्या नाम से वामीरो के चेहरे पर आ रही थी, तैर रही थी। उसने ततारा के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी। ततारा ने के बारे में उसने जीवन में कई कहानियां सुनी थी। उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था कि ततारा इस प्रकार से बलिष्ठ है, इस प्रकार से साहसी है, इस प्रकार से हिम्मत वाला व्यक्ति है। किंतु वही ततारा उसके सम्मुख एक अलग रूप में आया। जो ततारा साहसी था, बलिष्ठ था, उसका रूप प्रत्यक्ष में दूसरे रूप में आया। सुंदर, बलिष्ठ, किंतु भोला, किंतु बेहद शांत, सभ्य और भोला है। एकदम चुपचाप रहने वाला, एकदम शांत रहने वाला, एकदम सभ्यता से परिपूर्ण और भोला भाला व्यक्ति उसके सामने दिखाई दिया। उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसा वह अपने जीवन साथी के बारे में सोच रही थी, है जैसा अपने जीवन में सोच रही थी कि मेरा साथी, मेरा प्रियतम, मैं जिससे शादी करूंगी वह ऐसा हो, शांत हो, भोला हो, क्या नाम से कम बोलने वाला हो, सभ्य हो। तो वैसा ही ततारा उसके सामने आया।
किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ ये संबंध परंपरा के विरुद्ध है। लेकिन करे तो क्या करे, क्योंकि वहाँ पर संबंध होना गैर वाजिब है, गैर कानूनी है। उनका कानून के अनुसार, नियम के अनुसार एक दूसरे गांव में शादी नहीं हो सकती, उसी गांव में शादी हो सकती, इसलिए ये शादी उसकी नहीं हो पाएगी। तो उसने यही समझा कि ततारा से ही मुंह मोड़ लिया जाए, ततारा को अपने दिल से हटा दिया जाए। अतः उसने उसे भूल जाना श्रेयकर समझा कि उसको भूल जाने में ही उसका फायदा है, श्रेयकर है। किंतु ये असंभव जान पड़ा। लेकिन उसके दिल में तो ततारा बैठ गया था। लाख कोशिश करें कोई भी, ततारा निकल नहीं रहा था, है वो बड़ा असंभव सा जान पड़ रहा था। ततारा बार बार उसकी आंखों के सामने था, वो कोशिश करती उसको हटाने की, उसको दिल से और दिमाग से हटाने की, लेकिन ततारा उसकी आंखों में और उसके दिल में बैठा हुआ था, उसके दिल से और आंखों से जा नहीं रहा था, है आंखों के सामने था। निर्णय में याचक की तरह प्रतीक्षा में डूबा हुआ था, अर्थात वो भी क्या नाम से इस प्रकार से कोई एक आंख से देखता हुआ अपनी पलकें न झुकाते हुए, पलकों बंद किए हुए है, उसी प्रकार से प्रतीक्षा में डूबा रहता है। तो वह ततारा उसके सामने इसी प्रकार से दिखाई दे रहा था। आज इतना ही काफ़ी बेटा, कल पढ़ेंगे, कल हम मिलते हैं और तब तक के लिए हम विदा चाहते हैं आपसे।